ये है कि आज के जो मुख्य वक्ता हैं, वो भी भजन सम्राट हैं। लेकिन आज का विषय जैविक खेती पर है। इस क्षेत्र में उनका कार्य चल रहा है। इस क्षेत्र में कैसा कार्य चल रहा है, जैविक खेती से उनका क्या संबंध है, वो स्वयं ही बताएँगे। लेकिन जैविक खेती में कचरा प्रबंधन जो वेस्ट मैनेजमेंट है, उस दिशा में आज वो बात रखने वाले हैं। आप आदरणीय कौशल गर्ग जी हैं, आप दिल्ली से हैं। साथ ही आपका जो ज्ञान है, वो पत्थरों के अध्ययनों पर भी है और पत्थरों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके अध्ययन पर भी अ, और अन्य विषय भी हैं, जो कि बहुत सारे क्षेत्रों में आपने काम किया है। लेकिन हम कैसे जो जैविक कचरा है, उससे गैस बनाएँ, उसका पाउडर बनाएँ या उसके जो दूसरे उत्पाद बनाएँ, ताकि हम अपने आस-पास को, अपने खेतों को कचरा मुक्त भी करें और उस कचरे की जिसमें कि अथाह कार्बन कार्बन की अ, संभावना होती है और वो ऐसे पड़ा रहता है या लोग उसे जला लेते हैं, उसका सदुपयोग कैसे करें? इस विषय पर आदरणीय श्री कौशल गर्ग जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। साथ में बीच में अगर आप चाहें तो कोई भजन भी इससे संबंधित या आस-पास से संबंधित कुछ सुना सकते हैं, संबंधित विषय पर या फिर अगर ऐसा ऐसा माहौल, ऐसा मौका मिले तो। तो योगाहारी सदस्यों की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस बात के साथ कि इस योगाहार कार्यक्रम को 5 वर्ष होने जा रहे हैं और ये लगातार निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा है और भारत के अलग-अलग प्रांतों से जो सदस्य हैं, वे लगातार जुड़ते हैं और इस तरह से हमने लगभग कोई 1,500 से अधिक मुख्य वक्ता इस मंच पे आए हैं, ऐसे ही योग शिक्षक आए हैं और इसी दिशा में हम जैविक खेती के प्रति समर्पित हमारे किसान हैं, इसी दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो पुनः आपका बहुत-बहुत स्वागत आदरणीय गर्ग सर। दिनेश जी, आपका बहुत-बहुत आभार है कि आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा और योगाहार में जुड़ मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? जी, जी। जी, और मेरा आप सभी के चरणों में वंदन है। मैं बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझसे उम्र में बड़े भी होंगे और छोटे हैं जो उनको छोटे भाइयों को प्यार है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने इस कार्यक्रम से जोड़ा। हम पिछले 25 वर्षों से जैविक खेती पर छोटा-सा कुछ कार्य कर रहे हैं पूरे देश में। हम पूरे देश में तकरीबन 1000 किसान गोष्ठियाँ रूट लेवल पर जाकर कर चुके हैं कि आप इस ये जो ज़हर हमारे शरीर में जा रहा है, उस ज़हर को छोड़कर हम जैविक खेती को अपनाएँ। आज पूरे देश में कोई घर ऐसा नहीं है, जिस घर में 100-50 रुपए की दवाई डेली ना खाई जा रही हो। उस दवाई को खाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कारण है कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं, उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स की मात्रा, ज़हर की मात्रा इतनी अधिक हो चुकी है, कि वो हमें तरह-तरह की बीमारियाँ दे रही हैं। पंजाब में भटिंडा के पास एक गाँव है, उस गाँव में पूरे गाँव के अंदर कैंसर फैल चुका है। वहाँ से एक ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए। तो उस ट्रेन का नाम तो बीकानेर एक्सप्रेस है, लेकिन उसका उसको लोग कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं, कि लोग उसमें बैठते हैं और कैंसर का इलाज कराने बीकानेर जाते हैं। वहाँ जैन समाज ने कैंसर के लिए एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, निःशुल्क रूप से उसमें कैंसर का इलाज होता है। तो जब खिड़की पर टिकट लेते हैं तो कहते हैं कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? उसका नाम ही कैंसर ट्रेन रख दिया है। जैसे हम पहले लस्सी पीते हैं, जूस पीते हैं, कुछ भी पीते हैं तो वो हमारे पेट के अंदर की ओर जाता है। लेकिन अगर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक बाहर को आने की कोशिश करती है, वो कहती है बाहर निकलो। तो इसी तरह से हमारी ज़मीन का सारा सिस्टम है। हमारी ज़मीन को किसी भी तरह की कोई खाद की ज़रूरत ही नहीं थी। जो हमारा जो वायुमंडल है, उसमें हज़ारों टन नाइट्रोजन है और जो हमारे पेड़ों के पत्ते जो गिरते हैं पतझड़ में उनकी जड़ों में, उसमें फास्फोरस है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों चीजें हमने यूरिया और डीएपी के रूप में अपनाई। हमारे किसान इसको अपनाना नहीं चाहते थे, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती धीरे धीरे करके इनकी आदत उनको डाली और उससे सारा का सारा सिस्टम जो हमारी मिट्टी जो है वो सारी जहरीली हो गई। और अभी हालत ये है कि अगर गेहूं किसान लगाते हैं
तो गेहूं की जो जड़ है, जो 6 इंच 5 इंच नीचे जमीन में जानी चाहिए, वो 1.5 इंच 2 इंच पर जमीन पर आ गई है। धीरे धीरे जमीन बंजर होती जा रही है। यूरिया अगर हम 100 किलो 1 एकड़ में डालते हैं तो 15 किलो ही हमारे खेत को मिलता है और 85 किलो वो उड़ जाता है। इसी तरह से अगर हम डीएपी 100 किलो डालते हैं तो वो 15 किलो ही हमारे खेत को मिलता है, 85 किलो वो मिट्टी में इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है और वो मिट्टी को बहुत ही सख्त बना देता है, जिससे कि हमारे उसमें जो खेत की जो मिट्टी है उसमें मतलब सूर्य की किरणें भी नहीं जा पाती, इतना सख्त वो मिट्टी हो जाती है कि उसको मतलब उसमें अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। पंजाब की कुछ मिट्टी ऐसी हो चुकी है, मिट्टी में भी कैंसर हो चुका है। बहुत सारे फार्मर, बहुत सारे किसान उस मिट्टी को 6-6 फुट अपने किसानों वहां से खेतों में से निकाल के और दूसरी जगह जगह की मिट्टी लाके उसमें अपने उसमें डाल रहे हैं खेत में। तो ये पोजीशन है हमारा। किसानों से जा जाकर सिर्फ ये निवेदन होता है, हम गोष्ठियां करते हैं, 100 किसान 50 किसान, तो हम उन्हें कहते हैं कि भाई आप कुछ मत करो, कम से कम अपने खाने के लिए 1 बीघा 2 बीघा 1 एकड़ 2 एकड़ में जैविक खेती करो। क्योंकि 20-30 साल पहले 50 साल पहले कोई किसी तरह का डीएपी यूरिया नहीं था। डीएपी यूरिया आया तो हमारी जमीन बीमार होने लगी, जमीन बीमार होने लगी तो हमारे देश में पेस्टिसाइड आ गए, और पेस्टिसाइड ऐसे ऐसे आ गए कि दुकानदार को भी नहीं पता है क्या देना है क्या नहीं देना है। किसान दुकानदार के पास जाता है पेस्टिसाइड लेने कि मेरे खेत में ये बीमारी हो गई है, वो कहता है ये ले जाओ ये ले जाओ ये ले जाओ और ये सारी मिला के डाल देना। 15 दिन बाद फिर किसान उसी दुकानदार के पास जाता है कि जी वो तो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, तो फिर कहता है अब ये और ले जाओ। किसान भी वो तो बोलता है 25 ग्राम डालो, किसान 100 ग्राम ही डाल देता है। इस तरह से पूरा का पूरा जो जहर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी दवाएं गन्ने में छिड़की जा रही हैं, गेहूं में छिड़की जा रही हैं कि अगर उस दवा को सांप सांप संपर्क में आ जाए तो सांप भी मर जाता है, तो इंसान तो कैसे बचेगा। हमारी एक गोष्ठी थी मथुरा के अंदर। मथुरा में बहुत सारे डीएम एसडीएम बैठे थे, बहुत सारे किसान बैठे थे, तो वहां हमारा किसानों से इंटरेक्शन भी हो रहा था, क्वेश्चन आंसर हो रहे थे। तो एक किसान ने उठ के खुद बताया कि जी मैं धान के खेत में अपने खेत में पानी सही कर रहा था और धान थी तकरीबन 2-2 फुट 2.5-2.5 फुट की ऊंची धान हो चुकी थी, और मेरे पड़ोस का दोस्त जो है वो साथ वाले खेत उसी का था, वो उसमें मतलब शौचालय करने के लिए आया अपने खेत में। उसने उसे देखा आके, वो खेत के उधर शौचालय करने के लिए जैसे ही बैठा वैसे ही वो उठ के भागने लगा, वापसी गांव की तरफ भागा। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद इसे कोई सांप वाप ने काट लिया है, तो मैं भी उसके पीछे पीछे गांव में आया। गांव में आकर उस वो कहते हैं अपने घर में गया, वो कहते हैं मेरे सिर में बहुत गर्मी लग रही है। उसे हैंडपंप के नीचे बिठाया, बाल्टियां भर भर के पानी डाली। आधे घंटे बाद उसे हॉस्पिटल में ले गए और वहां उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया तो ये बताया जो आपने धान में केमिकल फर्टिलाइजर छिड़के हुए थे उनकी गैस इसको चढ़ गई और ये खत्म हो गया। तो ये पोजीशन हमारे देश में हो रही है। हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम पूरे देश में किसानों के पास जाकर उनसे विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़कर 100 किसानों को समझाते हैं तो 10-20-50 हमारी बात को मान लेते हैं और फिर वो जैविक खेती पर आ जाते हैं। जैविक खेती करने के लिए कोई कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कोई फंडा ही नहीं है, सीधी सी सीधा सा है। हम गाय का गोबर, भैंस का गोबर, जो भी गोबर है, गोबर से ही हम जैविक खेती शुरू कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर में एक त्यागी परिवार है, वो पिछले 20-25 साल से कंटिन्यू उनके पास 10-15 एकड़ जमीन है और 4 देसी गाय हैं, सिर्फ 4 देसी गाय। उन 4 देसी गाय से वो उनके गौमूत्र से और उनके गोबर से वो 20-25 एकड़ जमीन को पूरी को ऑर्गेनिक करते हैं। और उनकी खेती मैं खुद देख कर आया हूँ, हल्दी भी उगाते हैं वो, और पूरा उनके पास बाग भी है सारे फलों का, हर चीज को वो उगाते हैं। तो सारा का सारा पूरा ऑर्गेनिक कर रहे हैं। इतना अच्छा उनका, वहां पर हमने खाना भी खाया, उन्होंने खेत में ही मंगवाया था खाना। तो ऐसी घिया की सब्जी बनाई, घिया की सब्जी खाकर ही हमें बिल्कुल वो दिन याद आ गए जब हम गांव में घिया की सब्जी खाते थे। गांव में
घिया की बेल, तोरी की बेल, ऐसे ही हम जो गोबर के जो बिटोड़े बनाते थे उनके पास लगा देते थे, अपने आप हो जाती थी घिया, उससे निकाल के खाते थे, तोरी निकाल के खाते थे। उसका जो स्वाद होता था, आलू की सब्जी बनती थी उसका जो स्वाद होता था, आज 1,000 रुपए भी आप खाने में लगा लो कोई स्वाद ही नहीं है। आगरा में जो आलू उगाते हैं किसान, इतनी यूरिया डीएपी डाल रहे हैं वो आलू में कि वो पूरा का पूरा आलू जहर बन जा रहा है। मेरे को तो अब थाली में आलू आता है भी है, आलू की सब्जी आती है, तो मेरे तो आलू का एक एक टुकड़ा भी खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मैं उनसे जाके मीटिंगें कर चुका हूँ। मैंने उन सब की जाके बातें सुनी है। मैंने उनसे पता किया कि जी आप कितना डीएपी डालते हो, कितना यूरिया डालते हो। तो इस तरह से पूरे देश के अंदर ये मतलब केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का बहुत सारी कंट्रियां ऐसी हैं जिन्होंने हमारे फूड्स पर, फूड्स आइटम पर, राशन पर, उन पर बैन लगाया हुआ है। वो बैन का कारण यही है क्योंकि वो उसको लैब टेस्ट करते हैं, और लैब टेस्ट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें केमिकल फर्टिलाइजर जहर वो न सब ना आए। इस तरह से हमारा सारा कार्य चल रहा है। हम कचरा प्रबंधन पर भी कार्य करते हैं। जितनी भी एग्री वेस्ट है, चाहे वो पराली है, चाहे वो फॉरेस्ट वेस्ट है, जंगल के पत्ते हैं, जैसे आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड में हर साल हजारों जगह जंगलों में आग लगती है। उस आग को एकदम बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। आग लगने का कारण ये नहीं है कि कोई जानबूझ के लगाता है आग। चलो कोई कोई किसान अपने खेत में जानबूझ के भी लगा देता होगा, तो वो थोड़ी सी जगह होती है वो अपने खेत में लगाता है। जंगलों में जो आग लगने का कारण है सिर्फ और सिर्फ पाइन नीडल्स है। पाइन नीडल्स में गैस जो है वो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में निकलती है, और जो मीथेन जो निकलती है जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो उससे अपने आप सुलगने लगती है। क्योंकि हमारी दिल्ली में भी जगह जगह कूड़े के जो ढेर हैं, बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, इनमें भी आग लगती है। आग लगने का कारण है जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इनमें रेगुलर मीथेन निकलती है और उसके संपर्क में आकर ये सुलग जाती है और फिर ये आग लग जाती है। हम पूरे पाइन नीडल्स का पूरा इसका हमारे पास पूरा मैनेजमेंट है। पाइन नीडल्स को पाउडर बनाकर हम उसकी एक पैलेट तैयार करते हैं, जो कि पावर प्लांटों में कोयले की जगह इस्तेमाल की जा सकती है। एग्रीकल्चर वेस्ट कुछ भी है, जंगल के कोई भी पत्ते हैं, पराली है, सरसों की तूड़ी है, और अपना गन्ने की पत्ती है, कोई भी चीज है, मूंगफली का छिलका है, अखरोट का छिलका है, बादाम का छिलका, कोई भी चीज है, उस सब से हम एक पैलेट बनाते हैं। और जितने भी पावर प्लांट हैं जिनमें कोयला लगता है, उनको ये ऑर्डर है पावर मिनिस्ट्री का कि उनको 10% वो पैलेट एग्री वेस्ट की लेनी कंपलसरी है। और वो 10% पूरी नहीं हो पा रही है, बना नहीं पा रहे हैं लोग, ना दे पा रहे हैं सप्लाई, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। अभी उत्तराखंड में, हिमाचल में हमने बहुत प्रयास किए कि ये पाइन नीडल सारी कलेक्ट करके मनरेगा के थ्रू, वहां की एनजीओ के थ्रू हम वहीं की वहीं पर इसका पाउडर बनाकर और इसकी पैलेट बनाकर और हम पावर प्लांटों को दे सकते हैं। इसी के साथ जितनी भी एग्री वेस्ट है उससे हम सीएनजी गैस भी बनाते हैं। सीएनजी गैस हम गोबर से, पराली से, और ये पाइन नीडल से, और आजकल नेपियर ग्रास चल रही है उससे, इन सब से सीएनजी गैस बनाने का कार्य भी हमारा है, उसमें भी हमारी एक्सपर्टाइजेशन है। तो ये सारा का सारा कार्य हम पूरे देश में, देश हित के लिए, समाज के हित के लिए, लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए, हमारी इच्छा यही है कि लाखों लोगों को रोजगार मिले। और देश में जो बीमारी है, अगर हमने अपनी मिट्टी को स्वस्थ कर लिया, जब मिट्टी हमारी बीमार हो रही है तो हम उसमें कुछ भी उगाएं तो वो हमें बीमारी ही देगा। हम मिट्टी को स्वस्थ करना चाहते हैं, और मिट्टी स्वस्थ तभी हो सकती है जब हम उसमें किसी भी ये जो बातें, पहले हम 15 साल पहले मैं पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जाता था, तो वहां के सारे साइंटिस्ट बस एक ही बात बोलते थे, मेरे से बात ही नहीं करते थे, बैठने नहीं देते थे। कहते थे बिना डीएपी यूरिया के एक दाना भी उगा के दिखला दो। हमारा चैलेंज है, डीएपी यूरिया एक दाना भी नहीं डालना पड़ेगा, और फसल में एक दाना भी कम नहीं होगा। जिस तरीके से हम खेती कहते हैं, अगर उस तरीके से खेती की जाए तो हमने और खुद कर करके एक्सपेरिमेंट करके देखा है। हमने बहुत जगह पर खुद अपनी जमीनें लेकर और उसमें बड़े बड़े फार्म बनाकर बड़ी बड़ी खेती करके, और जी टीवी वालों ने आधा घंटा आकर हमारा खुद इंटरव्यू लिया है, लाइव उसको दिखाया है कि किस तरह से जैविक खेती का फायदा पूरे देश को मिल सकता है। बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां
हमें बुलाती हैं। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में बुलाया था डॉक्टर जेपी शर्मा जी, वहाँ के वाइस चांसलर थे, अभी रिटायर हुए हैं। उन्होंने बुलाया था, वहाँ हमारे किसानों से इंस्ट्रक्शन कराई थी। बहुत सारी कठुआ में, रियासी में और कई पुंछ में हमारी जगह जगह मीटिंगें कराई थी। हमारा उद्देश्य सिर्फ छोटा सा ही है, हमें देश को बदलना है। हम प्रयास कर सकते हैं, जितना भी प्रयास करें। निरंतर 20 साल से मैं पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, सब जगह। और इसी कार्य में लगे हैं कि हमें पूरे देश को जहर से मुक्त करना है। जी, जहर मुक्त की इस यात्रा में जो आपने बताई जी और खासकर जो कचरा प्रबंधन है उसको लेकर के जब आगे बढ़ रहे हैं, जी तो कचरा प्रबंधन एक बात रही, साथ में जैविक खेती के लिए जो जैविक खाद का की बहुत बड़ी कमी है और जी किसान तो बाज़ार पर निर्भर है। तो जी किसान स्वावलंबी बने, अपने आप भी बनाएँ और इस दिशा में उनको उपलब्धता भी हो। तो इस दिशा में क्या कोई प्रयास आपके माध्यम से किया जा रहा है या किया गया? उसके लिए हम बहुत सारे जगह जगह जाकर हमें किसान बुलाते हैं, हम किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कुछ कुछ भी नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। सब झूठी बातें हैं कि मतलब खाद बनाना मुश्किल है, या डीएपी यूरिया के बगैर खेती नहीं हो सकती। सब बेकार की बातें हैं। सिंपल सा फंडा है, गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो, गोबर होना चाहिए। अगर हम 2-3 फसल लगातार अपने खेत में उस गोबर को डाल लेते हैं, गोबर ताजा गोबर हमें नहीं डालना होता है, उसे हम 20 दिन 1 महीना उसको सड़ा लेते हैं गोबर को, और फिर हम उसे डाल देते हैं। तो उस मिट्टी में अगर हम 3 फसल लगातार हम डाल देते हैं, 3 साल नहीं, 3 फसल, 3 फसल अगर हम डाल देते हैं, तो उस मिट्टी में केंचुए आ जाते हैं। ये हमारी मतलब इसको हम बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं कि अगर हम 3 फसल लगातार जैविक खाद को मिट्टी में डालते हैं, तो उसमें केंचुए आ जाते हैं। अभी जो जितने भी कृषि केंद्र, जिला कृषि केंद्र होते हैं, उन पर कुछ फंगस मिलते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, एजोटेबैक्टर, पीएसबी, राइजोबियम। ये सब फंगस हम वहां से लेकर और गोबर में उसको इंक्लूड करके, और ये बहुत ही अच्छी खाद। गोबर में तो स्मेल होती है। हमारे प्लांट पर जैसे हम गोबर के की खाद बनाते हैं, जहां भी खाद बनती है, इतनी सी भी स्मेल आपको नहीं आएगी। वो सारी स्मेल खत्म हो जाती है और उसको आप लेके ऐसे सूंघ सकते हैं। अगर आपको उसमें किसी भी तरह की स्मेल आती है, तो वो जैविक खाद नहीं है। सिर्फ जो स्मेल आती हैं वो डीएपी यूरिया में ऐसी ऐसी खतरनाक स्मेल आती हैं। उनको हाथ से जैसे किसान डालते हैं, तो उन्हें 1-1 घंटे वो हाथ ही धोना पड़ता है साबुन से, उसकी स्मेल ही नहीं जाती है। तो जो जहर है उसमें तो बहुत खतरनाक स्मेल आएगी, और जो प्योर शुद्ध देसी घी है उसमें किसी तरह की स्मेल नहीं। वो प्योर शुद्ध देसी घी होती है जैविक खाद, और मिट्टी को वो जैविक खाद ही चाहिए। ये डीएपी यूरिया बिल्कुल नहीं चाहिए। आप देखो सड़कों के किनारे लाखों की संख्या में पेड़ लगे हुए हैं, पहाड़ों पर हजारों करोड़ों की संख्या में पेड़ लगे हैं। उनमें कोई डीएपी यूरिया डालता है? कोई नहीं डालता। लेकिन प्रकृति का सिस्टम है, वो नाइट्रोजन वायुमंडल से लेते हैं, उनके पत्ते उनकी जड़ों में गिरते हैं, उससे फास्फोरस लेते हैं, और वो सालों साल, हजारों साल, 100 साल, 200 साल वो खड़े रहते हैं पेड़। उनको उनमें कोई डीएपी यूरिया, कोई पेस्टिसाइड, कोई फंगस नहीं लगती, उनमें कोई बीमारी नहीं लगती। यही सिस्टम, बिल्कुल सेम यही सिस्टम हमारी खेती का था। ये बात चलाई गई हमारे देश में। पहले जो सरकारें रहीं, पहले जो लोग रहे, उन्होंने ये बात चलाई कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और अनाज हमारे पास कम है। हमारी मिट्टी ने अनाज उगाना बंद नहीं किया था, हमारी मिट्टी अनाज कम नहीं उगाती थी, अनाज पूरा उगाती थी। लेकिन हमारे देश में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। इन लोगों ने सिंचाई की व्यवस्था पर तो काम किया नहीं। ये डीएपी यूरिया, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इनको सबको हमारे देश में लाके इन्होंने घुसा दिया। और फिर उसके बाद आज ये नतीजा है, बच्चे नपुंसक हो रहे हैं, आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं। किसी ने सोचा था हमारे देश में आईवीएफ सेंटर खुलेंगे? किसी ने सोचा था अब छोटे से बच्चे को, 30 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो जाता है? पहले कोई बीमारियां नहीं थी, ये सब इस तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी। अब ये सारी की सारी बीमारियों की जड़ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है। हमारे गुरुजी बाबा रामदेव जी, देखो उन्होंने दुनिया को बदल डाला। अभी मेरी किसी से दिल्ली में बात हुई थी,
वो कोलगेट के पूरे इधर के पंजाब के हेड हैं कोलगेट पेस्ट के, और वो पतंजलि का पेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ तो कारण होगा ना। मैं बलरामपुर शुगर मिल में मिला था, मैं बलरामपुर शुगर मिल में 4-5 दिन रहा गेस्ट हाउस में वहां पर। तो वहां पर ये टाटा फर्टिलाइजर के हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठे पैक हो रहे थे। और जो वो पैक किससे हो रहे थे, जो शुगर मिल की जो मैली निकलती है, प्रेस मड हम उसे बोलते हैं, चीनी बनाने के बाद वो निकलती है मैली, उसे प्रेस मड बोलते हैं। उस प्रेस मड को, जो शुगर मिल से जहरीला पानी निकलता है, पाइप से उस प्रेस मड पर उस जहरीले पानी को डालते हैं, बार बार उसे कल्टीवेट करते हैं। जब वो थोड़ी ड्राई हो जाती है, उसे टाटा फर्टिलाइजर जैसी कंपनियों के कट्टों में पैक करके और जैविक खेती के, जैविक खाद के नाम पर किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं कहीं पर एक उसके बाद मैंने उन मैनेजर साहब से बोला, मैंने कि आप तो, ये तो आप जहर बेच रहे हो किसानों को। वो कहते हैं आप हमारी खाद को जहर कैसे कह सकते हो। तो मैंने उनसे ये बोला, मैं साबित कर सकता हूँ ये जहर है। तो ये सब बातें हुई, लेकिन कोई किसी तरह का इस पर, सरकार अपनी तरफ से पूरा वो कर रही है। सरकार तो चाहती है, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये जहर हमारे देश से बाहर हो। अभी सिक्किम को इन्होंने ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया, और भी धीरे धीरे सब प्राकृतिक खेती पर बहुत, पहले तो कोई बात ही नहीं करते थे, पूसा वाले अफसर बात ही नहीं करते थे, वो कहते थे जाओ जाओ जाओ, हमें नहीं बात करने। अब वही अफसर हमें बुला रहे हैं, हमें आश्चर्य होता है। जो अफसर बात नहीं कर रहे थे, वो अब हमें किसानों से बात करने के लिए हमें बुला रहे हैं, कह रहे हैं जी आप इन्हें समझाओ, आप इन्हें बताओ, आप इनके साथ मीटिंग करो। तो कुछ तो बदलाव आ रहा है, और बदलाव आएगा जब इतने बड़े संत, इतने बड़े, अब बाबा, हमारे बाबा रामदेव जी, वो इतने बड़े संत हैं। वो जो वो देश, वो उन्हें कोई अपने उनका कोई, उन्होंने कोई विवाह तो किया नहीं हुआ, उनके कोई फैमिली तो है नहीं जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए साम्राज्य खड़ा। वो देश के लिए, हमारे समाज के लिए सब इतना बड़ा मुहिम, सब सब अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं, और इतना बड़ा मुहिम चलाकर देश को बदलने के लिए लगे हुए हैं। हम भी उसमें एक छोटा सा कार्य कर रहे हैं, बस इतनी बात है। हाँ जी। अब दूसरा दूसरा बिंदु रहेगा कि जो हमारा कृषि यानी एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, उसको कैसे उसका प्रबंधन किया जाए। उससे पहले आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, जो कि किसानों के साथ, आप शिक्षक हैं और रिटायरमेंट के बाद शिक्षकों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे हम जैविक खेती की तरफ बढ़े, उनको ट्रेनिंग दें। और योग आहार के माध्यम से आप हैं, आदरणीय मुनीलाल जी हैं, आपका भी हैंड रेज है। मुनीलाल जी भाई साहब मध्य प्रदेश से ही हैं और इसी क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। तो आप दोनों आदरणियों को मैं बारी बारी से बुलाता हूँ पहले, कि आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आप अपना प्रश्न रखिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही, बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया, और आज के मुख्य अतिथि हमारे, इन्होंने भी हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, मेरे 2-3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि अभी हम जब किसानों के पास जा रहे हैं, मैं नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हूँ। यहाँ पर 3 फसल होती है, गेहूं, धान और मूंग, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग होता है। किसानों के पास जब जाते हैं तो किसान इन 3 फसल के माध्यम से जो पैसा बना रहे हैं, वो इसको छोड़ना नहीं चाह रहे। हम इसमें लगे हैं, पर वो छोड़ नहीं रहे हैं और लगे हैं। और धीरे धीरे हमारे यहाँ भी यही बात होने वाली है कि डॉक्टरों ने कहा कि हमारे जिले में 700% कैंसर बढ़ने की संभावना है, ऐसा उन्होंने कहा है। और वो महसूस भी हो रहा। सर, अब जब किसान नहीं मान रहे हैं, तो मेरा विचार यह है कि हम बच्चों में, स्कूल में जाकर के यदि इस विषय को समझाएं तो कैसा रहेगा, और वहाँ कैसे शुरुआत की जाए बच्चों को समझाने में। जो 8वीं से 12वीं तक के बालक है, उनके साथ यदि हम चर्चा करेंगे तो वो चर्चा किस तरह की होनी चाहिए? जी हो। तो इसमें देखिए क्या है कि जी, ये तो बहुत ही अच्छा ही आपका सुझाव है, क्योंकि जो बच्चों का जो प्रभाव है ना, अगर बच्चे अपने माता पिता को कुछ बोलते हैं तो माता पिता उस बात को अवश्य समझते हैं, उसको सुनते हैं और उस पर अमल भी करना चाहते हैं। बच्चे जिद भी कर सकते हैं,
बाल हट बोलते हैं ना कि बच्चे जिद भी करके और अपने माता पिता को समझा सकते हैं। उसके लिए हम टोलियां बनाकर, ग्रुप बनाकर और वीकली हम एक एक हफ्ते में एक एक स्कूल को पकड़कर इस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। और लेकिन बच्चों के उससे प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ सकता है। अगर हम बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे, बच्चों को ये समझा देंगे कि इससे ये सब बीमारियां हो रही हैं और इस तरह की सब चीजें हैं, तो बच्चों से बहुत ज्यादा हमें इसमें वो मिल सकता है। हम उसके लिए टोलियां बनाकर, ग्रुप बनाकर अपने अपने क्षेत्र में इसमें कार्य कर सकते हैं। अपने आसपास के स्कूलों से इसको प्रारंभ कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है। और दूसरी बात, सरकार को ही इस पर जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए। बहुत सारी कंट्रियों में बैन है, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब बैन है। वहां सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक होती है। तो हम सबको मिलकर सरकार पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालना चाहिए, और जिससे कि ये अगर केमिकल फर्टिलाइजर आज बंद कर दें तो ऐसा नहीं है हमारी खेती होनी बंद हो जाएगी, कुछ बंद हो जाए, कुछ बंद नहीं होगा। खेती चलती रहेगी, फसल का कोई दाना कम नहीं होगा। सरकार को थोड़ा सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तो मेरा सर दूसरा प्रश्न है, जो आपने कहा ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया बेसियाना है, वर्टिसिलियम है, इस जी तरह के जो फफूंद मिलती है, उन फफूंद से गोबर से खाद बनाई जाए, तो जी इसमें आप कौन कौन सी फफूंद का उपयोग करते हैं, जानकारी इसमें, देने की हाँ जी कृपा हाँ करें। जी हाँ जी हाँ जी, इसमें ना हम जैसे ना एक हम या तो हम तो होजी बना लेते हैं। 10 बाई 10 का हमने एक वो बना लिया, गड्ढा खोद के, और उसमें पूरा हम सीमेंटेड उसको कर लेते हैं पूरा। जैसे टूवेल टूवेल होती है ना, टूवेल का पानी गिरता है उसमें, तो वो हम बना लेते हैं। होजी बोलते हैं हम तो, आपको आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं उसे। तो उस होजी में हम ये ट्राइकोडर्मा, एजोटबैक्टर, पीएसबी, राइजोबियम, इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा हम उसमें डालते हैं। उसको पानी से भर के रखते हैं। फिर हम उसमें गौमूत्र कुछ जो हमें अवेलेबल हो जाता है आसानी से, वो डाल देते हैं। फिर हम उसमें पीपल के और बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी 10-10 किलो निकलवा लेते हैं। या तो बड़ के पेड़ की मिट्टी जड़ की मिल जाती है, या पीपल की 10-10 किलो 10 किलो वो डलवा लेते हैं। नीम की पत्तियां कुछ होती हैं, सुखाकर चूरा कर कर वो उसमें डाल देते हैं वो, और उसको हम 15 दिन के लिए छोड़ देते हैं स्टार्टिंग में। फिर जैसे हमारा गोबर है, 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली 4 ट्रॉली गोबर है, उस पर हम उसको पाइप से छिड़कते हैं। और फिर उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं, कल्टीवेट फिर दोबारा से करते हैं। ऐसे 2-3 बार करने से 8-8 दिन में फिर वो हमारी इतनी बढ़िया खाद बन जाती है कि बस उसका जवाब ही नहीं है। जी ओम सर। जी धन्यवाद सर। और आगे भी ये वार्ता आदरणीय सदस्यों के द्वारा प्रश्नों के माध्यम से बढ़ रही है। इसी क्रम में आदरणीय मुनीलाल यादव जी, आप मध्य प्रदेश से हैं और योगहार और योगहार के सदस्यों के साथ कार्य कर रहे हैं। आपका प्रश्न था, आपका हैंडीज भी था। आदरणीय हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय गुप्तागढ़ जी को प्रणाम। नमस्कार सर। आप जैसे महापुरुषों को देख करके धरती माता आसाम में थे और हम सब किसान भाइयों की भी आशा जगी है। आपने एक शब्द कहा है कि जैविक खेती में एक दाना भी कम नहीं हो सकता है अगर हम रासायनिक खेती से, और किसान चाहता भी यही है। जी सारी बातें यहीं जो है समाप्त हो जाती है। किसान जो है आज व्यापारी टाइप का हो गया है। पहले किसान ऐसा नहीं था कि हमारे इतने एकड़ में इतना अनाज होना चाहिए, ऐसा नहीं कहता था। जो धरती माता दे देती थी उसको ले लेती थी। हम समय इसमें नहीं लगाएंगे। जो आपने कहा है बिल्कुल यथार्थ हमने जिया है। हमने स्वयं राह हाँका है, हल हाँका है, गेहूं काटा है और उड़ाया है हाथ से। दाल पहले होती थी, देश से नहीं होती थी, हार्वेस्टिंग नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, वो हमने सब कुछ किया है आज। और उसमें जब हमारा कोई खाद भी नहीं चलता था उसमें हमने खेती की है। और आज देख रहा हूँ जब हम एक में हमारा पूरा परिवार का पालन पोषण हो जाता था, हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। हमारी गाय चलती थी, घास होता था, सब कुछ होता था। सारी चीजों बाजार से हम कुछ नहीं लाते थे, कपड़े लाते थे, नमक लाते थे, और कुछ भी चीज नहीं लाते थे। वो हमने देखा है। आज जो आप कह रहे हैं यथार्थ सत्य है कि सारी चीजें जो ट्रेन से लेकर के और जो चल रहा है, निश्चित हर 3 साल के दिन 8-10 साल के लड़कों का भी हार्ट अटैक हो रहा है। ये बहुत स्थिति गंभीर है। इसकी समस्या का समाधान जैसे आदरणीय मेहरा जी ने जो सवाल किया है नर्मदापुरम की स्थिति से लेकर के,
आज मूंग किसान अपने घर में नहीं लेता है और बेरोजगारी में मूंग हम लोग सब लोग खा रहे हैं और हार्ट अटैक हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, कैंसर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप इसमें जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, मुझे मेरा निवेदन है कि जो जैविक खेती का तरीका को पुनः बताने का कष्ट करें कि हम वो किसान ऐसा करें कि उसका उत्पादन कम ना हो, धरती माता में पोषक तत्व हो और हमारा उपज अच्छा हो, ताकि जो है किसान को हम एक एक एकड़ में करके उन्हें जैसा आपने कहा ऐसा बताएंगे तो किसान, चूंकि अभी हमने जो परंपरागत कृषि विकास योजना मध्य प्रदेश शासन की है उसमें पतंजलि का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें हमने लगभग एक एक जिले में 2-2 हजार किसानों का चयन किया है। उनका कोई 1 एकड़ में, कोई 2 एकड़ में, कोई 3 एकड़ में, कोई 5 एकड़ में खेती करने के लिए तैयार है और उनको हम कुछ अनुदान भी दे रहे हैं। हम लगभग 1 एकड़ पे एक किसान को 4-5 हजार रुपया से लेकर 10 हजार रुपये का अनुदान भी सरकार से दिलवा रहे हैं, उनके खाते में डलवा रहे हैं और उनसे जो है खाद बनवाने का काम कराएंगे। हम जीवामृत वगैरह सब बनवाएंगे, उनके खेत को उनको मोटिवेट कर बता दिया है ताकि उनको करने लगे। जी जी, ये देखिए क्या है कि इसमें कोई मतलब, फिर मेरा बार बार यही कहना है कि खेती करने के लिए, जैविक खेती करने के लिए कोई लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं। जब हम खेत तैयार करते हैं, पहली बार जब हम खेत तैयार करते हैं, बीज बोने से पहले हम इसको, ये हमारी जो जैविक खाद है ये मिट्टी में मिलनी चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। उस टाइम हम इसको एक बार मिट्टी में डाल देते हैं और उसके बाद हम अपना बीज लगा देते हैं, तो तभी जैविक खेती की तैयारी शुरू हो जाती है। और ये मतलब जैसे डीएपी यूरिया बार बार किसान फिर यूरिया छिड़कता है, फिर यूरिया छिड़कता है, समझ में नहीं आता कितनी बार यूरिया छिड़कता है। उसे ये लगा रहता है अब यूरिया छिड़कूंगा वो और हो जाएगा, अब और हो जाएगा। हमने जैविक खेती से देखा है कि यूरिया से जो गेहूं लगाया, डीएपी यूरिया से लगाया, तो उसमें हमारे जो दाने हैं ना गेहूं की बाली में, वो आए थे 20-22 दाने गेहूं की बाली में आए थे। और जैविक खेती से वो दाने 50-55 तक हमने उसमें से गेहूं के लिए हैं। तो और इससे मतलब पैदावार बढ़ेगी। 3 फसल, 3 साल नहीं, 3 फसल ही हमने खेत को तैयार करना है। जब खेत तैयार करते हैं तो उसी टाइम इसको मिट्टी में मिला देते हैं, इसको डाल देते हैं और उसके बाद ये फिर दोबारा डालने की जरूरत ही नहीं होती। और उसके साथ साथ धीरे धीरे ये मिट्टी को रिपेयर, इसका काम है, मुख्य काम है मिट्टी को रिपेयर करना। फसल तो अपने आप ही बढ़िया होगी जब मिट्टी रिपेयर हो जाएगी, तो मिट्टी की बीमारी को खत्म करने का इसका काम होता है। तो मिट्टी अगर ठीक हो जाएगी तो फिर हमारी फसल भी बढ़िया हो जाएगी और फसल में कोई कमी भी नहीं आएगी। तो इसमें बार बार नहीं डालना होता, बस एक बार ये जैविक खाद डाल देते हैं हम। तो 1 एकड़ के अंदर 6 कट्टे सिर्फ हम अपनी जो खाद होती है जैविक खाद, उसको 6 कट्टे डालते हैं 1 एकड़ में, 50-50 किलो के, और उससे बढ़िया पूरा खेत एकदम बढ़िया हो जाता है जी। जी, तो 1 एकड़ में जो 6 कट्टे खाद हम डालते हैं, वो खाद बनाने की पुनः विधि बताने का कष्ट करें। खाद बनाने की विधि पूछ रहे हैं आप? जी 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 महोदय। जी, आपको कुछ नहीं करना है जी। जैसे गाय का गोबर जो है उसको लेना है, गाय के गोबर को लेके एक आप होजी बना लें। जैसे हम तो 10x10 का एक ट्यूबवेल जिसमें जलती है पानी, उस तरह की होजी बनाते हैं। उस होजी में हम पानी भर देते हैं, गौमूत्र डाल देते हैं जितना भी हमें अवेलेबल हो जाता है। और जैसे समझ लिया हमने 10 लीटर, 20 लीटर, 5 लीटर, जितना भी गौमूत्र मिल जाता है उतना डाल देते हैं। ट्राइकोडर्मा, एजोटोबैक्टर, पीएसबी, राइजोबियम, ये सब हम मिक्स करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें डाल देते हैं। जैसे 250-250 ग्राम भी डाल दिया तो भी उससे काम चल जाता है। और उसके अंदर मतलब तकरीबन ये लगा लो आप कि 10 किलो पीपल के या अपना बड़ के पेड़ की जड़ की मिट्टी हम डालते हैं उसमें। और इसको हम सारे को छोड़ देते हैं 15 दिन के लिए। 15 दिन बाद हम इसका गोबर पर छिड़काव करते हैं, और गोबर के ढेर पर। और फिर उसे 3-4 दिन बाद कल्टीवेट करते हैं। फिर उसके बाद छिड़काव कर 3 बार ये अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो 1-1 हफ्ते में या 4-4 दिन में, तो उसके बाद हमारी खाद एकदम बढ़िया तैयार हो जाती है जी। बात जी समझ में नहीं आई थोड़ी। आप पूछिए, मैं बताऊंगा।
आदरणीय अशोक पटेल जी, आप भी मध्य प्रदेश से हैं, आप बड़े क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और जी जैविक कृषि भी आगे बढ़ा रहे हैं। जी, जी आप प्रश्न रखिएगा सर। हेलो। जी पूछिए आप। ये गेहूं गेहूं में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हो? देखिए नाइट्रोजन की आप समस्या यही है, अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि जैसे जो अधिकारियों से बात की जाती है या किसी से भी किसानों से बात करी जाती है, वो ये कहते हैं जी यूरिया और डीएपी की पूर्ति कैसे होगी, नाइट्रोजन और इसकी फास्फोरस की पूर्ति कैसे होगी। तो वो ये जो जैविक खाद है, ये नाइट्रोजन फास्फोरस सब अपने आप देती है जी। नहीं, उसकी हम तो विधि क्या है? इसकी विधि विधि यही क्या है है? कि ये जो आपने बताया, ये इससे हो जाता है क्या? इसी से होता है जी, इसी से करते हैं हम तो। कोई आदमी ऐसा तैयार करा जो करके बता दे? कोई ऐसा कोई किसी को प्रशिक्षण दिया क्या आपने? हाँ प्रशिक्षण दिए हैं जी, हमने कईयों को प्रशिक्षण दिए हैं जी। कोई है ऐसा आदमी उपलब्ध करके जो गेहूं पैदा करके बता दे मेरे को, जिसको प्रशिक्षण दिया आपने? हमने गेहूं तो हमने खुद ही पैदा किया है जी। कितना पैदा और लोग भी हैं जिन्होंने गेहूं पैदा किया। कितना गेहूं पैदा को हो? नहीं एक वो एक भैया थोड़ा वो तो एक एकड़ देखिए, में कितना पैदा होता है? वो तो देखिए जगह जगह अपनी अपनी जमीनों की बात है, किसी की यहाँ कितनी पैदावार होती है, किसी की यहाँ कितनी पैदावार होती है। तो जो आपकी यूरिया की, आप 1 एकड़ में अपना यूरिया का लगा लो गेहूं, और 1 एकड़ में इसका लगा लो, तो वो बराबर आएगा जी, कम नहीं आएगा। नहीं तो नहीं आता ना। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मैं 10 साल हो गए खेती करते करते। तो नहीं आ रहा है। मेरी नई जैविक में मेरे खेत में सिर्फ आज 10 साल में पहले 6 कुंटल आता था, अब 12 कुंटल पे चालू हुआ, और जो यूरिया डालता हूँ उसमें 26 कुंटल पैदा होता है। अच्छा, आप कहाँ डबल से होता हैं, है उससे, कहाँ पर है जमीन डबल। आपकी? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश होशंगाबाद में जिले कहाँ में। पर? होशंगाबाद जिले में सिवनी मालवा में, गांव बनाड़ा। अच्छा, तो अभी और मैं जा रहा दस हूँ मध्य एकड़ प्रदेश। 10 एकड़ लिख लो आप। और कोई आदमी कोई हो ऐसा कि जो कर दे, तो मैं उसको जो और आप खर्चा है सब दूंगा। और आपके पास कितनी एकड़ जमीन है वहाँ? मेरे पास 300-400 एकड़ जमीन। तो मैं खुद ही आऊंगा आपके पास, कोई बात नहीं। बिल, बिल्कुल आ जाओ आप। अभी अभी मैं जा रहा हूँ, वैसे 4 दिन बाद मुझे जाना है खरगोन। जी, खरगोन में कौन के? वारचे जी के हैं? नहीं, एक नामदेव जी हैं, वो शिवलिंग पे काम करते हैं, ओंकारेश्वर, जी तो नर्मदा जी देव जो शिवलिंग होते हैं, उनके पास जाना है जी। मुझे। तो उनकी भी तो जमीन है कोई वहाँ। आप तो एक आदमी मेरे को दे दो जो पैदा करके बता दे, बस मैं उसकी तनख्वाह दूंगा पूरी, जो भी। जो बस मेरे मैं पास समझ मैं मेरे आप पास दिनेश जी। गोबर, सुनो सर। हाँ जी, हाँ जी। गोबर गोमूत्र पर्याप्त मात्रा में है। बस 40-50 गायें हैं, भैंस बस है, बस गोबर बस बस गोमूत्र बस जितना बस चाहिए इतना सब दे इतना दें। बहुत है जी, इतना बहुत है, इतना बहुत है, इतना बहुत हाँ, है, इतना बहुत है। और आप देसी दिनेश गाय जी भी। को आप दिनेश जी को अपना नंबर जरूर देना, मैं आपसे बात सब कर लूंगा। सबको नंबर है, आपका नंबर दे दो, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर लूँ। हाँ, मेरा नंबर ले लो, आप नोट कर लो। बोलो। 92 92 122 122 70 70 857। 857। ये इसी समस्याओं के कारण तो वो हमारे इधर नहीं हो पाती। जैविक खेती की बड़ी नहीं, समस्या है बहुत होगी जी, सारी है। होगी जी, होगी जी, होगी। मैं सागर में भी काफी जाता हूँ। सागर नहीं, में हमारे सागर में जाने हमारे में मित्र हैं। जाने में तो कागज में पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जैविक खेती भयंकर चल रही है, लेकिन फील्ड पे नहीं है कहीं भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मुजफ्फरनगर आ जाओ, मैं आपको जैविक खेती पूरी दिखला दूंगा। मैंने मैंने ये आपका नंबर चैट बॉक्स में डाला है, कृपया पटेल जी शेयर कर लीजिएगा, यानी नोट कर लीजिएगा, और हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ जी। आप इस वार्ता को मतलब व्यक्तिगत रूप से भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस समय हम समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसी क्रम में आदरणीय प्रणाली मराठे दीदी, आपका हैंड रेज है। उसके बाद चैट बॉक्स में ये प्रश्न है, जो प्रणाली पर प्रश्न है कि कैसे इसको डिकम्पोज किया जाए। तो आदरणीय प्रणाली मराठे दीदी जी, अपना प्रश्न रखिए, तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। ओम सदन को सादर वंदन प्रणाम। प्रणाम आपको। आज के मुख्य वक्ता, आप बहुत सुंदर मार्गदर्शन कर रहे हैं। और ये
बहुत ही लोगों के साथ जाना चाहिए, इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। मेरी एक समस्या है कि यहाँ ना बहुत गर्मी होने के कारण और मैं जो खेती करती हूँ, सेंद्रिय खेती करती हूँ, वहाँ ना चींटी ज़्यादा होती है, बार-बार चींटी लगती है। किसी भी तो डीडीटी पाउडर के बिना मैं नहीं कर सकती ना, तो इसके लिए क्या पर्याय हो सकता है, वो चींटी भगाने के लिए या नष्ट होने के लिए? वो मुझे चाहिए। हाँ जी, तो ओम। देखिए क्या है कि जो चींटी का जो काम है ना जी, वो वहां पर पानी की एक तो कमी है आपके यहाँ। हेलो। नहीं, अभी ज्यादा है वर्षा, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है। और मेरा जो खेत है ना, वो कंकड़ भूमि पर मिट्टी डालकर किया है। तो नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये बार बार चींटी क्यों लगती है। धान निर्माण होता है, एक भिंडी आती है ना, तो भिंडी पूरी की पूरी वो चींटी लगती है, पेड़ को लगती है, वो फूल आते हैं, वो नष्ट करते हैं। नीम ऐसा हो जाता है। नीम की क्या हाँ। पोजीशन है आपके यहाँ? नीम अवेलेबल है? हाँ, नीम है नीम है। हाँ, तो ये थोड़ा जो थोड़ा सा है, थोड़ा है। हाँ, लेकिन मैं उपलब्ध कर सकती हूँ फॉर्म। हाँ, तो नीम से इसका इलाज हो सकता है जी। नीम का घोल बनाकर जो है, वो अगर हम अपने खेत में पानी के साथ चलाएंगे तो चींटी की समस्या से हम मुक्ति पा सकते हैं। चलेगा। ओम ओम। धन्यवाद। जी। आदरणीय, चैट बॉक्स में एक प्रश्न है कि कैसे हम जो पराली है इसको जल्दी यानी समय पर डिकम्पोज़ कर सकते हैं? एक प्रश्न ये भी आ रहा है। पराली को कंपोस्ट खेत के अंदर ही। जी जी। उसको क्या खेत के ट्रांसपोर्ट करना संभव नहीं होता हमारे उस टाइम पे निकलती है तो काफी मात्रा में पराली निकलती है धान की जब नहीं, थ्रेसिंग के बाद में। अभी तो पराली आपके पास कितनी भी है, पराली की तो कोई समस्या ही नहीं रह गई है। अब पराली के तो बंडल बनते हैं, और पराली तो सारी की सारी अपना सीएनजी प्लांटों में और पैलेट प्लांटों में पराली की तो मारामारी हो रही है। पराली तो मिल ही नहीं पा रही है जल्दी से। तो आप उसको खेत के खेत में क्यों खत्म करना चाहते हैं? लेकिन सर वो यहाँ से आसपास कोई प्लांट नहीं है ना हमारे पास में। कहाँ पर रायसेन है जिले से आपकी जगह? कहाँ पर हैं आप? कहाँ पर हैं? जी मैं रायसेन जिले से हूँ, मध्य प्रदेश से। भोपाल से हमारा गांव 70 किलोमीटर पड़ता है और हमारे आस में काफी मात्रा में धान की मतलब रोपाई होती है और काफी मात्रा में पराली हम लोग जला देते हैं किसान लोग। तो ट्रांसपोर्टिंग की समस्या है, या हमारे पास कोई ऐसे आसपास कोई जो बेलर मशीन वगैरह वो भी उपलब्ध नहीं है, तो ये आप एक समस्या है काम हमारे कर साथ। सकते हैं ना, आप एक काम कर सकते हैं कि सरकार ना ये बेलर मशीनें और ये सब लेने पर सब्सिडियां वगैरह सब दे रही है किसानों को। तो आप कुछ किसानों का एक ग्रुप बनाकर, एफपीओ बनाकर, कुछ भी बनाकर, और उससे बेलर मशीन वगैरह गवर्नमेंट से ले सकते हैं। और वो उसका तो बहुत ही अच्छा, मतलब इतनी डिमांड है पराली की, अभी मैं बता नहीं सकता आपको। सर, ये जो पराली वाला मामला है ये नर्मदापुरम में भी बहुत ज्यादा है और यहाँ उसमें आग लगाई जा रही है। जैसे आपने कहा सीएनजी गैस बन जाती है या और दूसरा उपयोग होता है, तो इसमें किसानों की क्या भूमिका हो सकती है और सरकार की क्या भूमिका? सरकार क्या कर रही है इसमें? यहाँ क्यों ये नहीं हो पा रहा? देखिए क्या है, इसमें किसानों की ये भूमिका हो सकती है, किसान अपना एक ग्रुप बना के एफपीओ बना ले। और एफपीओ आज के टाइम में सरकार की तरफ से बहुत जल्दी बनाया जा रहा है। जिला कृषि केंद्र में संपर्क करके और 20-50 किसानों का एक एफपीओ बनाकर, और उसमें बेलर मशीनें और ये सब, इसको गट्ठर बनाने की पूरी मशीन जो है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सब्सिडाइड उसमें रेट में एफपीओ को मिल सकती है। और उसके बंडल बना बनाकर जितने भी मध्य प्रदेश में पावर प्लांट हैं, वो पावर प्लांट में पराली एज ए टीज भी जा रही है, और पराली से पैलेट भी बन रही हैं, जो कि कोयले की जगह इस्तेमाल पावर प्लांट में हो रही है। और मध्य प्रदेश में भी एक दो लोग ऐसे हैं जो पराली से पैलेट बना रहे हैं। मैं उनके सबके नाम नंबर कलेक्ट करके सब दे दूंगा। इसमें लागत कितनी आती सर, ये बनाने में पैलेट?
ये पावर प्लांट का जो ये अपना पैलेट का जो प्लांट है ना जी, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 3 से 4 करोड़ रुपए की है, जिसमें 100 टन डेली की पैलेट बनेगी और जो पावर प्लांट को लेनी है, कंपलसरी है। जी 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 100 टन पराली मतलब आप उसमें डेली यूज कर सकते हैं। जी और जो सीएनजी गैस है, गैस बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो तो है जी 60 करोड़ रुपए का। जी। आपके यहाँ कहीं लगा, मतलब यू कहाँ देखने को मिल सकता है ये? आप कहीं पर भी आ सकते हैं, हरियाणा पंजाब में तो बहुत, दिल्ली में, इसके दिल्ली के आसपास बहुत है जी। जी सर, जी सर। अभी तो मारुति जो कंपनी है उन्होंने एक बड़ा प्लांट लगाया है खरखोदा में, जो दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, तो वहां लगाया है। तो वो नेपियर ग्रास तो पता ही होगा ना आपको। पता है सर जी। हाँ, तो नेपियर ग्रास से वो सीएनजी बनाएंगे और साथ में पराली भी लेंगे। मल्टी फीड जो डाइजेस्टर है वो मल्टी फीड है, फिर वो उससे गैस बनाएंगे। और पैलेट बनाने वाले तो जगह जगह पैलेट बना रहे हैं जी, पराली की बना रहे हैं, मूंगफली के छिलके की बना रहे हैं। अपना पूरा गुजरात है, गुजरात में मूंगफली के छिलके से बहुत पैलेट बन रही है। और इस पर अपना इस पर सर सब्सिडी सरकार की कितनी है? सब्सिडियां देखिए, जैसे अभी जो 3-4 करोड़ रुपए का जो प्लांट लगेगा उस पे कोई ज्यादा सब्सिडियां इनकी तरफ से नहीं दी जा रही हैं। 30-40 लाख रुपए की सब्सिडी है बस। जी सर, जी सर। सीएनजी गैस के जो प्लांट हैं उस पर 4 करोड़ की सब्सिडी है। और उसकी लागत? लागत लेकिन 50 से 60 करोड़ है। सर अभी तो हमने सुना था कि इस पे 80% सब्सिडी आ रही है। इस पे ये जो सीएनजी वाले गैस पर नहीं, पहले ये। बिल्कुल गलत सुना है, किसी से भी सुना है वो गलत सुना है जी। जी 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 हम सीएनजी के मास्टर हैं जी। जी जी जी। हमारे को बहुत 10-12 साल हो गए इस कार्य में लगे हुए। अभी हम एक मॉडल प्लांट दिल्ली के अंदर ही लगाने जा रहे हैं जो सिर्फ गोबर से सीएनजी गैस बनाएगा। जी 5,500 किलो गैस बनेगी डेली और 400 टन गोबर डेली उसमें डलेगा। सर इसके छोटे नहीं बनते? नहीं, छोटे छोटे बनाने का फायदा नहीं है, इन्वेस्टमेंट तब भी बहुत ज्यादा होती है और छोटे से फिर जो है ना आपकी रिटर्न नहीं निकलेगी। जी 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 प्रॉब्लम यहाँ है। जी सर, जी आदरणीय सर। आदरणीय शरद वर्मा सर, आप सर प्रदर्शित जी। बहुत अच्छी जानकारियां मिल रही हैं आपसे, लेकिन पैलेट्स का काफी अध्ययन करने पे ये पाया गया है कि पैलेट्स बनाने के लिए जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो 50,000 रुपए जो मशीनें होती हैं टन के हिसाब से जो बनाएंगी उनको मिलेगा। और उसका प्लांट लगभग 4 करोड़ से कम का कोई भी प्लांट नहीं है पैलेट बनाने वाला। दूसरा ये कि जो कंपनियां जैसे जो अपना ये जो बिजली बनाते हैं जितने भी यहाँ पे आसपास है, अगर वो पास में है, जैसे छत्तीसगढ़ में है तो उसकी सेल बहुत है, गुजरात में बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ आसपास पैलेट्स का बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, उतनी ज्यादा वो पैलेट्स के लिए आकर्षित नहीं हो रही हैं उनसे। आप कहाँ से हैं? जी, नर्मदापुरम। अच्छा, सब लोग ज्यादातर वहीं के जुड़े हैं, माँ नर्मदा के तट के। जी 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 जी। तो देखिए क्या है, ये बात तो और बिल्कुल, अभी ये तो बात गाय की, यहाँ पे गाय की हालत काफी वैसी चल रही है, लोग बाग छोड़ देते हैं। मैं तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि आप जो गाय रखे उसको लाइसेंस देना चाहिए, वो ही रख पाए। बाकी आदमियों से गाय वापिस ले लेना चाहिए, जिनके पास जो छोड़ते हैं। लाइसेंस रहे वो ही गाय रखे, बाकी के आदमी ना रखें। इसको हाँ, लाइसेंस प्रक्रिया कर दें तो ये समस्या खत्म हो जाएगी जो रोड पे गाय आ रही है। और लाइसेंस जैसे ही सरकार देने लगेगी तो वो गाय सब आदमी ध्यान से भी रखेगा और बाकायदा हर साल रिन्यूअल भी कराएगा और फीस भी जमा करेगा।
गाय तो अभी पूरे मध्य प्रदेश में एंट्री करते ही रोड पर ही गाय गाय नजर आती हैं। सारी गाय पूरी रोड पे हैं इस समय मध्य प्रदेश छोटी की। गाय बड़ी गाय वो रोड पर ही बैठी रहती हैं, बीच में सड़क के बीच में। सबसे ज्यादा अगर गाय इस समय है तो रोड पे। नहीं, आपका ये जो क्वेश्चन था ना कि जो उसका कोई विकल्प बताइए सर। भाई साहब, आपका जो क्वेश्चन था ना कि जो पावर प्लांट के साथ अगर उसका जो प्लांट लगा होगा पैलेट का वो तो सक्सेसफुल है, तो जी जी। देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर कहीं पर भी आपको प्लांट लगाना है पैलेट का तो वो तो पावर प्लांट के 50-100 किलोमीटर में ही लगाने का फायदा है, वरना नहीं। जी जी, अगर बस 50 यही अगर मेन 50 बात है सर। अगर 50-100 किलोमीटर में आप प्लांट लगा लेते हैं, 100 किलोमीटर भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ से जैसे हम पैलेट बनाते हैं, हम मेरठ के पास बनाते हैं तो उससे 100-125 किलोमीटर तक पावर प्लांटों को हम भेज देते हैं माल। और अगर दूर होता है पावर प्लांट तो फिर उसमें फिर वो रिटर्न नहीं मिल पाती है। और जो आपने बोला 4 करोड़ तक का प्लांट है, तो वो 3 करोड़ तक का भी प्लांट बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी का बाहर की टेक्नोलॉजी का लग सकता है। उसमें 100 टन पैलेट आपकी डेली बन सकती है। सर उसमें क्या है, जो 3 करोड़ तक का प्लांट है उसमें सभी चीजें डाइजेस्ट नहीं होती। उसमें जैसे मान लो मेरे को सरसों का करना है, फिर मेरे को धान का करना है, फिर गेहूं का करना है, बहुत सारी चीजों के करने हैं। तो उसमें क्या है, एक दो चीज ही आप कर पाएंगे। और नहीं जो नहीं फुल्ली नहीं ऑटोमेटिक आप लगाओगे हर चीज नहीं का, नहीं नहीं वो नहीं आपका। नहीं 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 उसमें वो एवरीथिंग आ जाएगी। चलिए बहुत अच्छा सर, तो उसका सर वो थोड़ा सा बताइएगा वो कि सब कहाँ बता पे देंगे कौन सी आपको। आप कंपनी का वो वो सब है। बता देंगे और आपको। दूसरा सर, हमारे यहाँ सारणी में यहाँ पे बिजली बनती है, लेकिन ईश्वर की दया से सारणी के पास कोयला बहुत है। इतना कोयला है कि वो पास में ही कोयले की खदान है, इसलिए उनको वो चाहिए नहीं। नहीं नहीं नहीं, इसमें इसमें फर्क है। अगर उनके पास कोयला बहुत है ना तो भी उन्हें 7% ये पैलेट लेना कंपलसरी है। अगर वो मना कर ही नहीं सकते हैं पैलेट लेने को, उन्हें लेनी ही लेनी पड़ेगी पैलेट। जितना कोयला लगता है उसका 7% उनको वो पैलेट लेना जरूरी है। और वो 7% बहुत ज्यादा होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। अभी सर इधर एमपी गवर्नमेंट थोड़ा सा कम काम कर पा रही है गाय में, और इसमें थोड़ा सा उनका जो ध्यान है उतना अभी इसके ऊपर है नहीं, पैलेट्स वगैरह पे। इसमें गुजरात में काफी अच्छा बढ़ा, और छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे, क्योंकि वहाँ प्लांट भी बहुत अधिक है और लोगों की सेल। एक्चुअल में कोई भी प्लांट डले तो सेल का सबसे पहले वो आता है सर, कि चीजें बिकना चाहिए। अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो वो फिर चीजें बिकती हैं। देखिए क्या है जी कि जो अ, पावर प्लांट, ये नॉलेज होने की बात है, पावर प्लांटों को ये 7% लेना कंपलसरी है। और वो लोग टेंडर निकालते हैं, वो टेंडर भरने पड़ते हैं, और वो उनको टेंडर ज्यादा देने के इच्छुक रहते हैं जिनका खुद का प्लांट है। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको टेंडर बाद में देते हैं, जो लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको टेंडर वो पहले देते हैं। और वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का रेगुलर टेंडर होता है। और उसमें वो माल दे जाओ। अगर आपने 6 महीने कंटिन्यू उनको बहुत बढ़िया से माल दे दिया तो वो अगली बार का टेंडर भी फिर उसी पार्टी को देते हैं। जी, जी आदरणीय, इस वार्ता को ऐसे लगता है कि आगे भी एक दिन रखा जाए ताकि हम समुचित समय में अ, वार्ता संपन्न कर पाएँगे, क्योंकि अभी समय भी संकेत दे रहा है और हैंड रेज़ ज़्यादा हो रहे हैं। तो जी। मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि अब तो हम मात्र 2 ही हैंड रेज़ ले पाएँगे। महाराष्ट्र से आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर हैं, कृपया आप प्रश्न कीजिए सर। धन्यवाद दिनेश जी। गर्ग साहब से मैं ये जानकारी पूछना चाहता हूँ कि आपको मशीनों के बारे में बहुत सारी जानकारी है, तो गोबर से प्रोम बनाने वाली भी मशीनें जो है वो भारत में आ गई क्या? क्योंकि जर्मनी और बाकी कंट्रीज में है वो, तो वो अगर भारत में है तो कहीं पर प्लांट है क्या, और उसकी लागत क्या है, उसकी सब्सिडी वगैरह क्या है, उसके बारे में जानकारी है तो आप दीजिए। अभी आपको सिर्फ 2 महीने रुकना पड़ेगा। हम दिल्ली में एक ऐसा प्लांट लगाने जा रहे हैं, मॉडल प्लांट, जिसमें 400 टन गोबर से 5,500 किलो सीएनजी गैस डेली तैयार होगी। और नेक्स्ट ईयर हमने उसका ओपनिंग करनी है 10 अगस्त को।
10 अगस्त 2026 को उसकी ओपनिंग होनी है और उसके अंदर हम इंक्लूड ये प्रोम बनाने का भी टोटल सेटअप लगा रहे हैं और हमारी टोटल टेक्नोलॉजी इस प्लांट में सीएनजी गैस में और प्रोम में टोटल टेक्नोलॉजी यूरोप की ही हम ला रहे हैं, जर्मन की, क्योंकि हमारे कुछ मित्र हैं जो 10-12 साल से 15 साल से इस पर काम कर रहे हैं और सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी जो है उन्होंने सबने हमें पूरा सपोर्ट किया हुआ है, लेटर वगैरह सब दिए हुए हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। और हम अभी इंडिया में कोई ढंग से प्रोम कोई बना ही नहीं पा रहा है, सब झूठी बातें हैं, मशीनें, कोई पैसे फंसाने का कोई फायदा नहीं है। आप किसी की बातों में मत आना, अभी आप थोड़ा सा बस रुक जाओ, फिर उसके बाद हम आपको पूरा सेटअप देंगे। सर इसका छोटी पैमाने में कोई मॉडल नहीं क्या? अभी अभी इंडिया में कोई मॉडल नहीं है, इंडिया में कुछ भी नहीं है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और आपके साथी आदरणीय बनी सिंह आर्य जी आगर मालवा से हैं, कृपया आप प्रश्न रखिएगा। जी आदरणीय, सदन को कोटि कोटि नमन। आदरणीय, मेरा जो निवेदन है एक संक्षेप में कि जैसे आप जो बायोगैस की जो बात कर रहे हैं, इससे सीएनजी बनाने की बात कर रहे हैं, तो कितने किलो बायोगैस से कितने किलो सीएनजी बनती है? ऐसा एक छोटा से छोटा न्यू मॉडल किसान भी तो लगा सकता है। मॉडल बड़ा हो या छोटा हो, सभी तो हो सकता है उसमें परिवर्तन। भाई साहब, बात क्या है कि जो बायोगैस का जो ये कंसेप्ट है ना, ये हमारे देश ने ही पूरे संसार को पहले दिया था, लेकिन आज हमारा देश सबसे पीछे खड़ा है, हम गैस ही नहीं बना पा रहे हैं। 95% रॉ गैस हमें विदेशों से खरीद के और फिर उसको रिफाइन करके सीएनजी, एलपीजी, CO2 ये सब बनाई जा रही है। अभी क्या है, हमारे देश में लोगों को ये है कि भाई इधर गोबर डाला और उधर गैस बनने शुरू हो गई और वो गैस को इस्तेमाल करो, लेकिन उससे सिस्टम बन नहीं पा रहा है। जितने भी लोगों ने इंडियन टेक्नोलॉजी से प्लांट लगाए हुए हैं देश के अंदर गैस बनाने के, वो प्लांट मैं बहुत सारे, मैं तकरीबन 100 प्लांट विजिट कर चुका हूँ देश में जगह जगह, वो सक्सेसफुल प्लांट की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। इसमें जो यूरोप, ये जो मीथेन बनती है ये गर्मी से बनती है और हमारे देश में गर्मी की कोई कमी नहीं है, इंसानों में भी गर्मी है यहाँ पर, तो लेकिन हम गैस नहीं बना पा रहे हैं। और यूरोप में वहां पर ठंडी ठंड पड़ती है और वो 200 साल से गैस बना रहे हैं, तो कुछ टेक्नोलॉजी का तो फर्क है ही है, तभी वो लोग 100 200 साल से गैस बना रहे हैं और जितनी 100 साल पहले बना रहे थे उस प्लांट में, आज भी उतनी ही गैस उस प्लांट में बना रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो प्लांट लग रहे हैं बायोगैस के, वो आज 2000 किलो गैस बनाना शुरू करते हैं, 6 महीने बाद वो 1000 किलो पर आ जाते हैं। वो यहाँ की जो टेक्नोलॉजी, यहाँ के जो लोग हैं, जो जिस तरीके से उस बायोगैस को प्लांट को इंस्टॉल कर रहे हैं, वो सिस्टम में आ नहीं पा रहा है। अभी हमारी कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है कि हम एक पूरा गांव लेंगे और उस गांव में जैसे 1000 घर हैं, 1500 घर हैं, और उन गांव के जितने भी कैटल्स हैं हम उन सब का गोबर लेकर एक छोटा प्लांट वहीं पे लगाकर और उसकी गैस से हम पूरे गांव को किचन में पाइपलाइन के जरिए हम उनको गैस दें और उनको सिलेंडर फ्री कर दें। इस पर हमारा थोड़ा सा काम चल रहा है, देखो शायद उस काम को हम कर पाए। आदरणीय, मेरा ऐसा निवेदन है कि मेरे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक लड़का है जो 8वीं फेल है जी और अधिकतम उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए में उसकी ट्रैक्टर, उसकी मोटरसाइकिल, उसकी कार, उसका जनरेटर, जी A to Z वो आत्मनिर्भर है और 200 गौ माता या गाय बेच करके उन्होंने फार्म किया और उसके पास यानी कि ये 20 एकड़ जमीन है टोटल मिला के जी। और पूरा आत्मनिर्भर है। उसको सरकार ये के द्वारा अवार्ड भी मिला है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सुजालपुर के पास एक पेटलावत गांव है वहाँ पे। तो यदि आप ये, चाहेंगे तो मैं आपको फोटो वीडियो और मैं खुद दे करके आया और उसका नंबर भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। हाँ हाँ, आप मुझे नंबर और ये सब उपलब्ध कराना, मैं उनसे पूरी बात करूंगा और फिर आप और हम फिर हम बात करेंगे। और कुछ कुछ ऐसा साधन अगर निकल सकता है तो वो तो बहुत अच्छा साधन है। मैं मेरी आंखों से देख के आया आदरणीय, हाँ, मोटरसाइकिल, आप ट्रैक्टर, देख कर आए होंगे, जनरेटर। तभी तो आप बता रहे हैं, आप देख कर आए होंगे, आप तो तभी जी जी बता जी रहे। जी। हाँ तो कोई बात उसमें नहीं, आप पूरा
उसने उसका पूरा जी, जी। फार्म हाउस डेवलप करने में 50 लाख रुपए में उन्होंने A to Z व्यवस्था बना ली, या वो किसी के भरोसे नहीं है। कोई बात नहीं, आप जो है ना ये इनका नंबर नाम देना, तो फिर मैं इनसे बात करूंगा और इनसे वीडियो कॉलिंग पर भी बात करूंगा और इनके पास भी जाऊंगा, और फिर आपसे आप और हम बात करेंगे। और हम जब वो बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं ऐसा कोई मॉडल, बस। और आदरणीय उस मॉडल को है ना, जो आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े लाखों करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं, हम उस मॉडल को 3.5 लाख रुपए पर तक तो ले आए हैं। अच्छा। 3.5 लाख लेकिन के यहाँ हमारी गाड़ी रुकी हुई है बस। नहीं, लेकिन 3.5 लाख रुपए में ले आए आप उस मॉडल को? जी, छोटा मॉडल, न्यू मॉडल, जो हर किसान उसको चला सकेगा, अपनी मोटरसाइकिल चला सकेगा, तो ट्रैक्टर चला सकेगा। कितनी गैस बनेगी उससे? ये जो अपना जो मीथेन बनेगा ना, इसी मीथेन से चलेगी वो। अब भाई साहब समस्या सुनिए, देखिए, ये देखो करना, ये सब बात मैं आपकी बात समझ गया। हम जी सीधा सीधा मीथेन से अगर मोटरसाइकिल गाड़ी कुछ चलाएंगे ना, जी। वो हमारे इंजन का भट्टा बैठा देगी। आप इस बात को भी समझो। वो किसान पिछले 10 सालों से चला रहा, उनका A to Z साधन चल रहे हैं, फिर कैसे है, क्या समझे इस बात को आप? तो मैं बात आपका करूंगा आपका फिर। नंबर मुझे दीजिए, मैं फोटो वीडियो डालता हूँ आपको, आप देखिए। आप और उनका नंबर नंबर लो, दे। 9292। आदरणीय मैसेज छोड़ देना, मैसेज में आ जाएंगे, सब लोग लेने हैं, सब लोगों की मैसेज आवश्यकता है। दिनेश, हाँ, दिनेश जी ने दे दिया है नंबर। जी, हाँ, मैंने ठीक है, धन्यवाद। हुआ है। और नंबर समय को देखते हुए, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का समय सीमा तो हो गई है आज की, और लेकिन आज एक अभी मैसेज भी आया है एक ग्रुप में आदरणीय रंजना बहन जी का, कि आज हमारी योगाहार की जो दादू हैं और गुरुजी हैं आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आपका जन्मदिन है। और ऐसे अवसर पर कि आज हमारे आदरणीय कौशल गर्ग जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। आपकी वार्ता अधूरी मानी जाएगी। हम आगे के कार्यक्रमों में, आगे के दिवसों में आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हैंड रेज़ हो रहे हैं, उस तरह से मैं समय कर्ज भी नहीं माँग सकता। तो हम आपको आदरणीय आगे सुनेंगे, और बहुत अच्छी ये वार्ता रही है, और ये समझने, समझाने, सीखने, सिखाने का मंच योगार है। और मैं आदरणीय मुख्य वक्ता जी से ये निवेदन करूँगा कि कोई भजन हो जाए, क्योंकि आज हमारे वरिष्ठतम योगहारी सदस्य आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी का जन्म दिवस है। तो फिर हम फिर तत्पश्चात आदरणीय रंजना बहन जी के पास पहुंचेंगे। जी आदरणीय। रंजना जी का भी है सर आज जन्मदिन। और जी, ये सुने में सुहागा है, आदरणीय रंजना बहन जी का भी जन्मदिन है, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी का भी जन्मदिन है। और तो आज दो जने बहुत दो जने एक दूसरे को काय नहीं बता रहे, ठीक है, आप जो सही कर रहे हैं। दोनों का जन्मदिन, क्या बात है, बहुत सुंदर। दोनों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, क्या बात है, बहुत सुंदर। रमेश चंद भाई साहब को शुभकामनाओं का जन्मदिन की सिलसिला। शुभकामनाएं। फिर तो मैं 5 मिनट और ले लेता हूँ आदरणीय सदस्यों से, और पहले आदरणीय मुख्य वक्ता जी से निवेदन करता हूँ, कृपया कोई भजन हो जाए, कोई भजन जो कि आपको लगे। सबसे पहले बड़े भाई साहब रमेश चंद जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंजना दीदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें, जो हम देश सेवा में आगे बढ़ते रहें। भजन का समय नहीं है, भजन तो मैं बहुत गाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ कि भगवान कहते हैं, जब हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, लोटा लेके जल लेके मंदिर में जाते हैं, और हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं आती रहती हैं, अब जल्दी से भगवान जी को जल चढ़ाएं और अपनी दुकान पर जाएं और फटाफट 500 वाला सामान 1000 रुपए में किसी को बेच दें। तो हमारा मन तो शुद्ध नहीं है, हम अपने तन को शुद्ध करके नहा नु के और मंदिर जाते हैं। तो उस पर ये भजन है, शुद्ध अशुद्ध का छोड़ के चक्कर, उजले मन से दर पे आ, जिसे समझता शुद्ध तू प्यारे, आप तुझको दूं भेद बता। भगवान कह रहे हैं, शुद्ध और अशुद्ध का चक्कर छोड़ के मन को उजला करके मेरे दर पे आ, जिसे समझता है शुद्ध तू प्यारे, आ तुझको दूं भेद बता। मोर पंख में सिर पे धारूं, जिसमें मोर का मांस लगा, गोरोचन का तिलक लगाऊं, गौओं के सींगों से बना, मस्तक पे कस्तूरी टीका,
मस्तक पे कस्तूरी टीका, हिरण की नाभि से निकला। इसे समझता शुद्ध तू प्यारे, आ तुझको दूं भेद बता। पीत वसन रेशम का पहनूं, कीड़ों की विष्ठा है ये। गो माता की पूंछ से निर्मित, चंवर डुले मेरे दर पे। पीत वसन रेशम का पहनूं, कीड़ों की विष्ठा है ये। गो माता की पूंछ से निर्मित, चंवर डुले मेरे दर पे। भैंसे की चमड़ी से बनता, भैंसे की चमड़ी से बनता, नौबत दर पे बाज रहा। जिसे समझता शुद्ध तू प्यारे, आ तुझको दूं भेद बता। हाड़ के शंख में पानी पीता, बजे नगाड़ा चमड़े का। हाड़ के शंख में पानी पीता, बजे नगाड़ा चमड़े का। ऊंट की खाल में बरसों रहता, इत्र ये मेरे कपड़े का। ऊंट की खाल में बरसों रहता, इत्र ये मेरे कपड़े का। भैंसे की चमड़ी से बनता, नौबत दर पे बाज रहा। जिसे समझता शुद्ध तू प्यारे, आ तुझको दूं भेद बता। और अंत में भगवान क्या कह रहे हैं? मगरमच्छ की थैली से एक प्यारी सी खुशबू निकले। मगरमच्छ के पेट में एक थैली होती है, उससे ही पहले ये अगर बनता था, जो आज अगरबत्ती से बोलते हैं। मगरमच्छ की थैली से एक प्यारी सी खुशबू निकले। हर्ष उसी से अगर है बनता, मंदिर में दिन रात जले। हर्ष उसी से अगर है बनता, मंदिर में दिन रात जले। तन को भिगोना ही शुद्ध होता, अगर तन को भिगोने से ही सब शुद्ध हो जाते तो क्या होता? तन को भिगोना ही शुद्ध होता, मेंढक स्वर्ग में ही रहता। जिसे समझता शुद्ध तू प्यारे, आ तुझको दूं भेद बता। जय श्री राम। जय श्री बहुत राम। सुंदर। आदरणीय जय श्री राम जी। और मैं जय दिनेश जी। हाँ, जय श्री आदरणीय राम। दादू जी, रंजना दीदी को पहुंचता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचता हूँ और सत्र संपन्न के साथ आदरणीय सदस्यों का जन्मदिन पर अभिनंदन, जन्म दिवस पर अभिनंदन। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब। बहुत बहुत साधुवाद। और आज मन प्रसन्न हो गया और ऐसे लगता भजन सुनते रहें। और आदरणीय समय ज़्यादा हो गया और 2 हमारे महत्वपूर्ण सदस्यों का जन्मदिन आज जो सूचना मिली है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रंजना किनीकर जी जो इस युवा कार्यक्रम के लिए लगातार संपर्क में करती हैं, योग शिक्षकों से, चीफ गेस्ट महोदय, मुख्य वक्ताओं से चिंता करती हैं, आपस में सबसे संवाद करती हैं, दिन रात इसमें कार्यक्रम में लगी हैं, ऐसे पुरुषार्थ कर रही हैं। बहन रंजना किनीकर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं पूरे युवा परिवार की ओर से, पूरी पतंजलि किसान सेवा समिति पतंजलि परिवार की ओर से। उनका परिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, ऐसी प्रार्थना के साथ दूसरे हमारे आदरणीय रविशंकर मेहरा जी जो लगातार अपनी सेवाएं शिक्षा के जगत में दी हैं और अब किसानों को जो है जैविक खेती की ओर लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रशिक्षण दिला रहे हैं, खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे हमारे दादू जी को भी जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोनों खूब सुखी रहें, समृद्ध बने, इस प्रार्थना के साथ आज हमारे आदरणीय जो मंच का संचालन कर रहे थे दिनेश जी सेमवाल जी, और आज के हमारे गर्ग जी से मैं निवेदन करूंगा कि अभी और आपको रहना है। जब तक ये हैंड रेस होते रहेंगे तब तक आप समझिए कि आपका महत्वपूर्ण उद्बोधन है और बहुत ही सार्थक है। अब इस पर और भी हम दिनेश जी से निवेदन करेंगे कि आदरणीय जी से समय लेने का कष्ट करें। जब भी जितना भी समय हो जरूर सभी के, देखिए सभी की इच्छा है तो हम जो है समाधान की ओर बढ़ेंगे निश्चित महत्वपूर्ण विषय पे। और मैं चाहूंगा कि सब लोग फटाफट जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं एक करके दे दें, ऐसा मेरा निवेदन है। थोड़ा सा समय और लग जाए लेकिन चूंकि जी अब मैं अब
जी अब आदरणीय एक तरफ से रंजना बुला जी लेते हैं। और रमेश चंद जी बहुत मेहरा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मेहरा साहब को बहुत सारी बधाइयां और हमारी बहन जी को भी बहुत सारी